पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमल्ला पर्वत पर विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेश वासियों के सुख और शांति, समृद्धि एवं मंगल की प्रार्थना भी की। तो वहीं आपको बता दें, तिरुमल्ली पर्वत पर की पूजा अर्चना, साथ ही इस दौरान प्रदेश वासियों की सुख और समृद्धि के लिए कामना भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमल्ला पर्वत पर विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेश वासियों की सुख और शांति की एवं समृद्धि की मंगल कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने तिरुपति बालाजी में किए दर्शन, साथ ही वहां पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जहां पहुंच उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत विराजमान भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन धाम में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेश वासियों के सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना भी की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया है कि राज्य में सभी काम बिना किसी रुकावट के हो। आने वाले समय में कुंभ मेला होगा, सभी तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी हो। मैंने सभी संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं 2027 में संतों के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से हमारी सरकार और प्रशासन मिलकर कुंभ मेले का आयोजन करेंगे। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी कहा कि नितिन नवीन ने के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बनने से युवाओं कार्यकर्ताओं में जोश है। वह निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती भी इसके चलते मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने लिया महादेव का आशीर्वाद, साथ ही कुंभ 2027 की तैयारियों पर भी फोकस देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने महादेव का आशीर्वाद लिया है कि राज्य के सभी काम बिना किसी रुकावट के हों। साथ ही आने वाले समय में कुंभ मेला होगा, सभी तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी हो। मैंने सभी संतों का आशीर्वाद लिया है। 2027 में संतों के आशीर्वाद का और जनता के सहयोग से हमारी सरकार और प्रशासन मिलकर कुंभ मेले का आयोजन करेंगे। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से युवाओं कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती भी इससे मिलेगी। पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारा होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिले। और महादेव का आशीर्वाद ये लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत
अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, उनको सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारा होता है तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष में से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके लिए कार्यकर्तियों के 300 रुपए प्रतिमाह योगदान पर उनकी सहमति ली गई है। ये लाभ 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्तियों को मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके लिए कार्यकर्तियों के 300 रुपए प्रतिमाह योगदान पर उनकी सहमति ली गई है। ये लाभ 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्तियों को मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में कई योजनाओं की समीक्षा हुई है, जिसे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये समीक्षाएं की है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा 1 लाख। वहीं 1 अप्रैल से लागू होगा ये फैसला। तो वहीं आपको बताते चले, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अभी उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके लिए कार्यकर्तियों से 300 रुपए प्रतिमाह योगदान पर उनकी सहमति ली गई है। ये लाभ 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली कार्यकर्तियों को मिलेगा। तो वहीं हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याएं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। जन सुनवाई में करीब 90 शिकायतें दर्ज कराई गई। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला गया। शेष मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी डीएम के तहत दिए गए। तो वहीं आपको बता दें, हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण करने के लिए शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तो वहीं आपको बता दें, डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में यह सुनवाई की गई, जहां जन सुनवाई में करीब 90 शिकायतें दर्ज की गई। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया और वहीं शेष मामलों में त्वरित कार्यवाही के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी डीएम के तहत दिए गए। जहां हरिद्वार वासियों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग आपको बता दें 90 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याएं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई हेतु प्रेषित भी किया गया है। सुनवाई की गई कलेक्ट्रेट में, जिसमें कि करीबन 90 शिकायतें दर्ज की गई हैं और सभी शिकायतकर्ताओं की जो समस्याएं थी उसको संबंधित अधिकारियों के द्वारा सुना गया है। कई शिकायतें ऐसी हैं जो कि मौके पर निस्तारित की गई हैं, कुछ के लिए हमने आगे भी प्रोसेस करने के लिए भेजा है और लगातार हमने देखा है कि जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं जन सुनवाई में, उनको जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा है। उनके द्वारा जो शिकायतें दी जाती हैं और संबंधित अधिकारी क्योंकि मौके पर ही मौजूद रहते हैं तो वो उसका निस्तारण करते हैं, या फिर कहीं निरीक्षण की आवश्यकता होती है तो वो संबंधित अधिकारी को यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि शिकायतकर्ता के जैसे कहीं अतिक्रमण की शिकायत है या पानी की या बिजली की, तो मौके पर अधिकारी उसका समाधान करते हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक आदेश चौहान देर शाम सैकड़ों समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने स्थानीय कोतवाल पर आरोप लगाया कि पुलिस कब्जा हटाने की बजाय उनसे फुटेज मांग रही है। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए सीओ मौके पर पहुंचे और समझाया बुझाया लोगों को गया। साथ ही आपको बताते चले जसपुर में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर है, जहां अवैध कब्जे को लेकर ये धरना प्रदर्शन वहीं कोतवाल पर भड़कते नजर आए। साथ ही आपको बता दें उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक आदेश चौहान देर शाम सैकड़ों समर्थकों के साथ आपको बता दें भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने स्थानीय कोतवाल पर आरोप लगाया कि पुलिस कब्जा हटाने की बजाय उनसे फुटेज मांग रही है। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया भी। तो मैं आपको बता दें उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में विधायक आदेश चौहान ने देर शाम सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जहां विधायक ने स्थानीय कोतवाल पर आरोप भी लगाया कि पुलिस कब्जा हटाने के बजाय उनसे फुटेज मांग रही है। वहीं इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं हालात को देखते हुए सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया भी। तो वहीं जसपुर में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आई, जहां अवैध कब्जे को लेकर ये धरना प्रदर्शन करते नजर आए विधायक और समर्थक। कोतवाल पर भड़के विधायक। तो वहीं भूतपुरी हाईवे पर समर्थकों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। सीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट दबा हर रोग दबा, एक जगह। नमस्कार। क्या सरकारी बंगला सिर्फ रहने की जगह होता है या सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रतीक? क्यों नेता पद खत्म होने के बाद भी सरकारी घर छोड़ने से बचते हैं?
आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भारत में नेताओं और पूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास न छोड़ने की प्रवृत्ति नई नहीं है। ये सिर्फ एक पते का, एड्रेस का सवाल नहीं, बल्कि उस प्रभाव और ताकत का मामला है जो इन बंगलों के साथ जुड़ी रहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी करीब 20 साल से पटना का 10 सर्कुलर रोड के बंगले पर रह रहे हैं। सरकार ने इसे खाली करने का आदेश दिया, लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि वे नहीं जाएंगे। हालांकि उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नया आवास भी दे दिया गया है। यह बंगला सालों से राजनीतिक गतिविधियों का हब रहा है, जहां बड़ी बड़ी बैठकें, मीडिया ब्रीफिंग और समर्थकों की आवाजाही लगी रहती है। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद जाने के बाद अपना सरकारी आवास बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। नए पद के अनुसार आवास बदलने का निर्देश दिया गया है। ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं होता, ये पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने 2018 में आवास खाली करने से बचने के लिए कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य। उन्होंने खुद सरकारी बंगला छोड़ने की इच्छा जताई और कहा कि उनके परिवार को अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में 200 से अधिक पूर्व सांसदों को नोटिस भेजे, क्योंकि वे घर खाली नहीं कर रहे थे। 2009 में भी दिल्ली में 17 पूर्व मंत्री सरकारी बंगले से नहीं हट रहे थे, जिनमें जगदीश टाइटलर, मणिशंकर अय्यर, रेणुका चौधरी जैसे कई नाम शामिल हैं। ऐसे विवाद राजभवनों में भी देखने को मिलते हैं। महुआ मोइत्रा और अजीत सिंह के मामले भी यही बताते हैं कि यह समस्या व्यापक है। कई नेताओं के लिए सरकारी आवास सिर्फ घर नहीं होते, बल्कि राजनीति में उनका कद, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए वे उन्हें छोड़ने से कतराते हैं। ये मुद्दा सिर्फ कानून, नियम और नोटिस का नहीं है, यह राजनीतिक संस्कृति और उस मानसिकता की कहानी है जहां सरकारी आवास सत्ता के विस्तार का हिस्सा बन जाते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चमोली के पीपल कोठी में एक होटल में विशेष समुदाय को बेचे जाने की सूचना के बाद होटल व्यवसायियों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को हुई बैठक में क्षेत्र में ऐसी बिक्री के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद व्यवसायियों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि निर्णय वापस न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। तो मैं आपको बताते चले, होटल बिक्री को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे लेकर का लोगों में रोष देखने को मिला। तो वहीं मौसम विभाग ने वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में इस बार सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप अधिक रहने का अनुमान बताया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ, आपको बता दें कि बर्फबारी की संभावना जताई गई। खासतौर पर 3700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने के आसार है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को पहाड़ी इलाकों में यात्रा में गर्म कपड़ों के साथ सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। तो मैं आपको बता दें, उत्तराखंड में और बढ़ेगी ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर हो गई है, तो आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि ज्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम साफ रहने की संभावना है। उसके बाद 4-5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम जो है ज्यादातर स्थानों पर शुष्क रहेगा और फिर 21-22 में जो है थोड़ी एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़ जनपद में जो है कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो ये कह सकते हैं कि जो अभी 4-5 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम जो शुष्क है।
तापमान की बात करें तो जो है न्यूनतम तापमान अभी उत्तराखंड में जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं और कहीं कहीं जो है सामान्य से 1 या 2 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। तो आगे 2-3 दिनों में जो है न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है और जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास या कहीं कहीं जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे आ सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने एसओजी चंपावत और थाना बनबसा पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में बनबसा क्षेत्र से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। कार्यवाही के मैदान आपके बताते चले कि दौरान करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये वर्ष 2025 में उत्तराखंड में हेरोइन की अब तक सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए तस्करों में से एक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। वहीं चंपावत में एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। बनबसा से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं हरिद्वार के जवाहर नवोदय विद्यालय में एल्यूमिनियम मीट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैचों के सैकड़ों पूर्व छात्रों ने भाग लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय आपको बता दें, विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने विद्यालय के बच्चों और विद्यालय के सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं जीएनवी एल्यूमिनियम मीट 2025 का आयोजन किया गया। सैकड़ों पूर्व छात्रों ने की सहभागिता। तो आज हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। 25 साल हो गए हमें यहाँ से गए हुए। 2000 में हम पास आउट हैं। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन वही है कि नवोदय की याद अभी तक भी दिल में है और कहीं भी हम जाते हैं तो यहाँ का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हमें बहुत हेल्प करता है। और हम जो नए बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि अपने टीचर्स का सम्मान करें, अच्छे से पढ़ें, जो भी आपको वो कुछ भी सिखाते हैं उसको सिंसियरली सीखिए और अपनी लाइफ में उसको यूज कीजिए। आपको बहुत अच्छा मिलेगा जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। ऑलमोस्ट हम यहीं कमरों में ही स्कूल कैंपस में ही शिफ्ट हुए थे। बहुत सारी दिक्कत थी, लेकिन हर दिक्कत से हमने कुछ ना कुछ लाइफ में सीखा और जो हमारे साथ हमारे टीचर्स थे, मेंटर्स थे, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की और उनकी हेल्प से ही हम जो है बहुत कुछ हमने लाइफ में सीखा। आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ 2000 से लेकर 2025 तक के जितने भी एलुमनाई थे उसमें से करीब करीब 130 एलुमनाई ने प्रतिभाग किया और उनको पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक जो इस समय वर्तमान में किसी दूसरे जेएनवी में कार्यरत हैं वो और रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी इस एलुमनाई मीट में आए और एलुमनाई के द्वारा, विद्यालय के द्वारा उन रिटायर्ड टीचर्स को, अपने अध्यापकों को और जो वर्तमान में अध्यापक हैं उन सभी को सम्मानित किया गया। और वर्ष 2000 में जो बच्चे हमारे पास आउट हुए थे उनको 25 साल पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में उन सभी को भी एक मोमेंटो देकर उनको विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।